बहुत स्वागत है आपका बहस बाजीगर में। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज की राजनीति पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत गर्म है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीच में सियासी जंग छिड़ गई है। दोनों को ऐसा लग रहा है कि जो करना है, ये जो लगभग 1 साल बचा है उसमें कर गुजरना है ताकि वापसी सत्ता में योगी कर पाए या फिर वापसी सत्ता में अखिलेश यादव कर पाए। यही जंग है और इसी जंग की कॉन्टेक्स्ट में जब आप इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि ये मुद्दा क्यों सुलग रहा है। क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा खूब सुलग रहा है। देखिए, मौजूदा राजनीति में धर्म हो या अन्य मुद्दे हैं, वो अपने अपने तरीके से उठाए जाते हैं। आज विपक्ष चाहता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया जाए। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म और ईमान की आप चर्चा करते हैं तो ऐसे में वक्फ बोर्ड में जो चोरी होती है, लैंड ग्रैब होता है, उस मुद्दे को कोई भी विपक्षी नेता आखिर क्यों नहीं उठाता है। तो सबसे पहले हम आपको मोशन बताएं, उससे पहले तालियों के साथ यहां मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत है। ये वो हिस्सा है जो नीले गमछे वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि भाई फर्क नहीं कर रहा है विपक्ष, यानी जो ये मानते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा और वक्फ बोर्ड में लैंड ग्रैब का मुद्दा, दोनों में विपक्ष कोई भी फर्क नहीं कर रहा। आप यही मानते हैं? तो जोर से हिलाओ एकदम सिर हाँ के साथ और ताली भी बजा लो अपने लिए। और ये सफेद वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि उठा भी रहा है, नहीं भी उठा रहा है, बीच का रास्ता आपने ढूंढ लिया है। शांति प्रिय लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में ऐसे लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए। लेकिन जब आप वोट करने चाहते हैं तो किसी एक पर तो बटन दबाना ही पड़ता है। लेकिन नन ऑफ द अबव के लिए भी आपके पास नोटा का भी रहता है। तो तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये है वो हिस्सा जो मानता है कि विपक्ष फर्क करता है, यानी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर जो आरोप लगते हैं उस मुद्दे पर विपक्ष चुप्पी साध लेता। आप यही मानते हैं? तो तालियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मोशन साफ है। आज का मोशन ये है, चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी, विपक्ष फर्क करता है दोनों मुद्दों पर। लेकिन बहस बाजीगर में हम जजेस को बुलाएं और वक्ताओं को बुलाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट। आज की इस बहस का आधार बना है 2 धार्मिक मामलों में सियासत के 2 अलग अलग नजरिए। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। जैसे ही विपक्ष ने घेराबंदी शुरू की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पासा फेंका कि पूरी बहस का रुख ही मुड़ गया। योगी ने सीधे विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया। आरोप लगाया कि राम मंदिर पर शोर मचाने वाला विपक्ष वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने के गंभीर आरोपों पर आखिर मौन क्यों धारण कर लेता है। विपक्ष इसे सिर्फ एक डाइवर्जन टैक्टिक यानी राम मंदिर के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है, लेकिन देश की जनता एक कड़वा सच देख रही है। वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार और मनमाने तरीके से जमीनें हड़पने के आरोप सालों से लग रहे हैं, पर विपक्ष के रडार पर ये मुद्दा कभी नहीं आता। क्या ये चुप्पी सिर्फ वोट बैंक की मजबूरी है? चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो मंदिर के चढ़ावे की हो या वक्फ की जमीन की। लेकिन क्या हमारे देश की सियासत घटना का धार्मिक एंगल देखकर अपना चश्मा बदल लेती है? इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है? तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे तीनों जजेस आ रहे हैं मंच पर। सबसे आगे हैं विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, सज्जन कुमार साहब वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और 3 ताल के ताऊ कमलेश किशोर। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। ताऊ अब कह रहे हैं कि हो गया, कब तक ये मंदिर का मुद्दा और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आप बहस करते रहेंगे? लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष भी गदगद हो रहा है कि वाह बहुत अच्छा, इस पर करिए जितने दिन बहस करना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की है कि वो बाजी को पलटे, और वो ये कह रहे हैं कि वक्फ चोरी के मुद्दे पर विपक्ष चुप क्यों होता है। तो अब आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले 2 वक्ताओं का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आरपी सिंह साहब, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और ईशान त्यागी,
मुझे लगता है डेब्यू कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहस बाजीगर में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अपनी अपनी टीम लीडर्स के तौर पर आप संभाल लें यहाँ पर, और चौथी कुर्सी पर आप बैठ जाएंगे। आप यहीं बैठेंगे सिंह साहब? अच्छा ही बैठो, तो की कर रहे हो। नहीं नहीं ठीक है, आपके दो आएंगे और आपके भी दो आएंगे। अब आइए अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तो आगे आ रहे हैं मनोज काका, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, यानी अखिलेश यादव की पार्टी का मोर्चा ये संभालेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे विष्णु जैन जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है। तो एक लॉयर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, और राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। आज जब ये मुद्दा उठ रहा है तो इस पर वो क्या कहते हैं वो बोलेंगे। अब आखिरी दो वक्ताओं को बुलाएं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मोहम्मद फैज खान, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। भाई नेता टाइप एंट्री होती है आपकी हर बार। और तालियों के साथ स्वागत कीजिए मसूद फयाज हाशमी साहब, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरुआत करें। जजेस का कुछ कहना हो कुछ इस टॉपिक पर, ताऊ कुछ खास सुनना चाहते हो आप? कुछ ऐसे दिशा निर्देश की रोजाना की तरह मत बोलिएगा, डिबेट में बोलिएगा, टॉपिक पर रहिएगा। हाँ, वो आग्रह तो रहेगा ही। हाँ। ये पुराना आग्रह है मेरा। हाँ। कि कृपया टॉपिक के आसपास ही रहें, राजनीति के बृहद मैदान में न कूद जाएं। हाँ। फोकस हमेशा इसी पे रहे। और मैं अभी समझना चाहता हूँ कि वक्फ, आपके सवाल में वक्फ चोरी है। हाँ। तो वो क्या है? शायद वो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि चढ़ावा चोरी तो मुझे स्पष्ट है। हाँ, लैंड ग्रैब हो या कुछ भी हो, ये आपको समझाना है। टॉपिक पर जो वो बोल रहे हैं उस पे आपको अपना क्लैरिटी, एक हिंट मिला है जज से कि टॉपिक पर रहिएगा। तो बहसबाजी करो। आप छो से बहुत निवेदन है कि रोज वाली जो चीखा चिल्ली उससे बच के टॉपिक पर दमदार बोलिए। 1.5 मिनट का आपको टाइम मिलता है। त्रिवेदी जी कुछ? ये कह रहा हूँ कि इस सवाल में दोनों तरफ से ये बात बार बार होती है कि ये मसला धर्म का, आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ। तो ये मसला धर्म का नहीं है, ये मसला चोरी का है। हाँ, तो मसला सब लोग करप्शन का है, करप्शन का है, भ्रष्टाचार। तो करप्शन पर कौन अलग थोड़ी है, सब लोग सब तरफ से बोले। बार बार हम लोग कहते हैं नहीं इस पर नहीं बोलना चाहिए, क्यों आप क्यों बोल रहे हैं? करप्शन में सिर्फ एक आंख से मत देखो ना। लीजिए सिंह साहब ने जजेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। करप्शन दोनों तरफ। चलिए ठीक है साजिद। दोनों भाई। इसमें 4 पक्ष हैं। एक तो कानूनी पक्ष है, दूसरा व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता की पक्ष है, तीसरा जो धार्मिक आस्था है उसकी बात है, और चौथा राजनीतिक ये पक्ष है। तो जब भी ये हम लोग अपेक्षित है कि जब भी बोले तो सारे पक्ष एक दूसरे से सरोकार हों, उनमें एक इंटरप्ले हो, ये न कि एक पक्ष पे बिल्कुल एकांगी तरीके से जोर हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। आरपी सिंह और ईशान त्यागी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। 90 सेकंड का समय दोनों को मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। कितने दमदार अंदाज में वो आज बहस बाजीगर के इस मोशन पर बोलते हैं, अपने पक्ष को रखते हैं, इसी पर जजेस भी उनको मार्क करेंगे और जनता भी कन्विंस होगी नहीं होगी। आपके पास ऑप्शन है, नीले गमछे वाले सफेद या लाल ले सकते हैं, लाल वाले सफेद या नीला ले सकते हैं, और सफेद वालों के पास दोनों तरफ का ऑप्शन है, या फिर आप अपने गमछे के साथ रह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, और इस मोशन पर बोलने का ईशान त्यागी जी आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब भी वो फंसती है, किसी मुद्दे पे फंस जाती है, तो वो हिंदू मुसलमान करती है। जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। यहां तक कि जब पहलगाम का हमला हुआ और 26 माताएं बहनें हमारी विधवा हो गई वहां पर, तब भी पाकिस्तान के एजेंडे में फंस के भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान किया। जिस तरीके से इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने की, वक्फ को लाके कोशिश कर रही है, अपनी चंदा चोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से जमीन में धांधलीबाजी करी विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने, बीजेपी के लोगों ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान लाके चोरी कर रही है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया मुद्दे से भटकिएगा मत, चोरी पर सवाल पूछते रहिएगा। दूसरी बात, धर्म जो है हमारी आस्था का विषय है। मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, किसके घर जाऊंगा, किसके साथ बात करूंगा, ये मेरा अपना विषय है, मेरा पर्सनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग नकली ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, और उनको ये कोई अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम लला को मोदी जी बड़े हैं, उनसे कद में दिखाए गए हैं, और उनको उनकी उंगली पकड़ के उनको मंदिर ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नितिन नवीन के रथ के सामने प्रभु हनुमान जी को नचाया गया वहां पर, और उनको भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा दिया गया, क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं है? युवा यहां बैठे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में,
उसके बाद पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, सीबीएसई ओएसएम में धांधली हुई वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, E20 पेट्रोल में सरकार धांधलीबाजी कर रही है और गाड़ियां खराब हो रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुप है। ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से धुआंधार बल्लेबाजी की है। चलिए सिंह साहब, इस विषय पर बोलने का 90 सेकंड का समय आपका शुरू होता है अब। मेरे 90 सेकंड में मैं बोल नहीं रहा, सिर्फ एक वीडियो सुना रहा हूँ, सुनना चाहिए, उसी से सारा परफेक्ट जमा हो जाएगा। बाबरी मस्जिद पर कोई पगंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को डेढ़ को, चाहे नदी। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है? इस देश में जिन्हें आप रामलला कहते हैं वो उस मस्जिद में अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है या नहीं है? ये कह रहे हैं कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। रामगोपाल यादव जी जो आज कह रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, मेरा चैलेंज है रामगोपाल यादव जी को, कृपा कर अगर आपके पास साक्ष्य हैं एसआईटी के सामने जाएं। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, मैं आपके साथ एसआईटी पे चलने को तैयार हूं। अगर आपके पास वकील नहीं है तो देश के अंदर जो सबसे बड़ा वकील हो आप उसको हायर करिए, उसकी फीस मैं दूंगा। साक्ष्य लेकर आइए, अगर केस जीत गए तो फीस मेरे जिम्मे, अगर हार गए तो फीस भी दीजिएगा, डिफेमेशन भी फेस करिएगा। क्या कि ये राजनीति करने आ गए हैं, ये राजनीति करने आ गए हैं। कभी इनमें से किसी एक ने बोला कि आगरा के वक्फ बोर्ड के अंदर 50 लाख का घोटाला हुआ? 50 लाख का भी। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया आपका। चलिए भाई, दोनों तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। नहीं, आपका टाइम समाप्त हो गया, बीच में फिर मौका मिलेगा आपको। एक फोन संभालना, मुझे पता लगा फोन ही छीन लिया क्या कहीं मेरा। बैठिए बैठिए, यहीं रुकिए यहीं रुकिए यहीं रुकिए यहीं रुकिए यहीं रुकिए। कुछ सवाल आप तीनों का? मुझे लग रहा है इनसे ज्यादा वो कह रहे हैं हम फोन सुरक्षित रख रहे हैं, आपके पास था और आप ही को चुना है उन्होंने। कोई सवाल आप दोनों का इनसे? फोन सुरक्षित है। एक सेकंड, उनकी आदत है ना कि जहां पे जो संस्था होती है, जैसे इनकम टैक्स को सेट कर लिया, सीबीआई को सेट कर लिया, ईडी को सेट कर लिया, इलेक्शन कमीशन को सेट कर लिया, उसी तरीके से जजेस को भी सेट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। सख्त विरोध करते हैं हमारे जजेस को। एक सेकंड हत्या सकते तो इनको भी हत्या। हमारे जजेस को अपनी पार्टी के विधायक और सांसद मत समझिए जो चले जाएंगे किसी के दबाव में। उसी में चंदा चोरी का पैसा इस्तेमाल किया। देखिए, अब उन पर क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? कुछ भी कर रहे हैं। अरे बाप रे, आप लोग अपना ड्रामा बंद कीजिए भाई। मुझे तो मालूम है जजेस निष्पक्ष हैं। मैंने डर के कि मेरी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पे मुझे आपत्ति है, जिस तरह से जजेस भी बोल रहे कुछ। एक एक करके बोले। मैं एक चेतावनी नहीं है, मैं अनुरोध करूंगा कि ईशान जी बहुत अच्छा बोले, पर फिर वही कि अभी बेरोजगारी का मुद्दा है, नीट का मुद्दा है, सीबीएसई का मुद्दा है। हमने शुरू में ये एक तरह से आग्रह किया था कि इसको चढ़ावा चोरी और जिसको आप वक्फ चोरी कह रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द रहे तो बेहतर है। उस तरह से तो देश में बहुत मुद्दे हैं, जैसे बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, कहीं पुल टूट गए। बहुत सारे मुद्दे जो आपने गिनाए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन जब कोई इशू जैसे डिबेट हो रही है आज अंजना जी ने जिस विषय पे, यदि हम उससे डिविएट करते हैं तो उसमें कई बार लगता है कि आपके पास उससे लड़ाई करने के लिए मजबूत तर्क नहीं है। कई बार ऐसा लगता है, मतलब नहीं है। मैं जवाब लूंगी आपसे, आप दिशा। वही है, मुद्दों पे केंद्रित रहें। और दूसरी बात यह है कि बाकी पक्ष के आपके जो विपक्ष वाले लोग जो कह रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, उसको भी काउंटर करने की कोशिश करें, ना कि केवल अपना पक्ष रखें। पहले अब इसका जवाब देने का आपका समय, आप बोल लीजिए। सबसे पहले मुझे मौका दिया गया, उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैंने यही बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी इस डिबेट में वक्फ बोर्ड को लाके जिस तरीके से वो बाकी मुद्दों पे डेविएट करने का काम करती है, अगर आप नौकरी मांगेंगे तो आपको अर्बन नक्सल कहला दिया जाएगा, अगर आप किसान आंदोलन करेंगे तो उनको भी अर्बन नक्सल कहला दिया जाएगा, उनको खालिस्तानी कहला दिया जाएगा। उसी तरीके से बीजेपी इस मुद्दे से भी डेविएट करने के लिए वक्फ को बीच में लेकर आई है, जिससे हिंदू मुसलमान उसमें वो कर सके। और आपका ध्यान इस मुद्दे से हटा के कि प्रभु श्री राम के मंदिर में इन्होंने चोरी करी, डाका डाला,
जमीन के घोटाले किए और उसके बाद अब आरोपियों को भी बचाने का काम कर रहे हैं, जिससे आप ये सवाल ना पूछे, इसीलिए ये वक्फ का मुद्दा लेकर आए हैं और ये डिविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और रही बात आखिरी 5 सेकंड, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हमने देखा है किस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर हैं इनकी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स का। हमने देखा है उन्होंने किस तरीके के भाषण दिए, 80-20 की भी बात करी है। तो आप समाज को, आप युवा हैं, समाज को बंटने मत दीजिए। ये लोग बांटने की कोशिश करेंगे, देश को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। आप पे दारोमदार है, आप अपने मुद्दों पे अड़िग रहिए, लेकिन कभी भी आप हिंदू मुसलमान पे बटिए मत, समाज को बंटने मत दीजिए। अब आपके पास आते हैं सिंह साहब, इन्होंने अब खालिस्तान की आपने अटैक किया चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर, आपने उनको नकली हिंदू भी कहा, सब कहा, लेकिन वक्फ चोरी क्या है और वक्फ चोरी पर एक्शन भी तो योगी जी को ही लेना है ना। तो एक एसआईटी गठित कीजिए और शुरू कीजिए, पता तो चले। ये मैं एफआईआर की कॉपीज लेकर आया हूं, जो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। ये एफआईआर 1, एफआईआर 2, एफआईआर 3, मैं एफआईआर की कॉपी लेकर आऊं। 50-50 लाख रुपए के घोटाले हैं। इनके एक नेता हैं, उनका नाम था आजम खान। यतीम खाने की जमीन थी जो वक्फ के लिए थी, वो हड़प कर ली। 62 एकड़ कोई जमीन थी दलितों के नाम की, उसको हड़प कर लिया। 16 एकड़ कोई सरकारी जमीन थी, उसको हड़प कर लिया। 35 एकड़ एक और वक्फ की लैंड थी, उसको हड़प कर लिया। 100 एकड़ शत्रु संपत्ति थी, उसको हड़प कर लिया। 150 एकड़ ग्राम सभा हड़प कर ली। ये इनके नेताओं के कारनामे हैं। उनके ऊपर सब एफआईआर मुकदमे चल रहे हैं, परंतु इसके बारे में कभी टोका नहीं। अच्छी बात नहीं। देखो ये अब ये कौन, ये अर्बन नक्सल कौन है, अर्बन नक्सल कौन है, ये अर्बन नक्सल कौन है पता लगता होगा ना जी। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। फिर वही सवाल पूछ रहा हूं तो अर्बन नक्सल बोलेंगे, ये आपको भी बोल सकते हैं। अगर आप नौकरी की बात करेंगे ना, आप बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, तो आपको भी अर्बन नक्सल बोला जाएगा, जिस तरीके से भी मुझे इस डिबेट में बोला गया। आपकी डबल आप अपने टाइम में भी बोलेंगे और इनके टाइम में भी आप ही बोलेंगे। मुझे तो अर्बन नक्सल नहीं तो बोलते। रुक जाइए ना, लेट हिम, आप बीच में मत बोलिए। हाथ उठाइए, मैं फौरन समय दूंगी। जल्दी से कंप्लीट कीजिए 2 लाइन में। इन्होंने खालिस्तान की बात करी। हाँ। मैं आज इस डिबेट पे सबके सामने कह रहा हूं, और खालिस्तान की कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है। मिसेस गांधी और संजय गांधी खालिस्तान की जननी थी। इस देश को जो प्रकोप सहना पड़ा खालिस्तान का, वो कांग्रेस के कारण से सहना पड़ा। क्योंकि डायरेक्ट मैं आरोप है, ओपन छोटा चैलेंज सा कर रहा हूं, रिस्पांस। और ये मैं साबित कर सकता हूं किसी भी कोर्ट के अंदर, कहीं पे भी ये मेरे खिलाफ मुकदमा करे, मैं साबित कर दूंगा कि देश के अंदर जितनी दिक्कतें आई, उसके अंदर जननी अगर रही तो कांग्रेस पार्टी रही ठीक है। है, छोटा सा जवाब। जिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से करने का काम किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, देश को बहुत कुछ दिया, उन्हीं इंदिरा गांधी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं था ये सब करने का, और जिन खालिस्तानियों की ये बात कर रहे हैं उनको अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी, उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिन इंदिरा गांधी की ये बात कर रहे हैं। जो खालिस्तान का ठीक है, सबसे बड़ा अब चेहरा नेक्स्ट राउंड में आप था, दोनों जो को तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, उसको प्रमोट किसने किया, उसका पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करनी थी? सिंह साहब धन्यवाद। गांधी ने उसका सिंह साहब माइक लिया रखिए, था। माइक रखिए, हो गया, हो गया। विष्णु जी आइए, मनोज काका जी आइए। देखिए, जो जजों का निवेदन था, 90 मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। 90 सेकंड का समय। तू मनोज इधर काका उधर जी। की ना बात कर, ये बता कि मंदिर क्यों लूटा और जो अमानतों का अमीन था वो कहाँ छुपा। ये सीधा सीधा सवाल है, इधर उधर बलगराइए मत। अब ये बताइए कि चंपत राय ने जो बहुत बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादा के साथ और उनके ईमान के साथ और हजारों वर्षों से आ रही भारत के परंपरा के साथ जो धक्का लगा है, उसका जिम्मेदार कौन है? चंपत राय का चयन किसी विपक्ष ने नहीं किया था, इस देश के युवाओं ने नहीं किया था, किसी पत्रकार ने नहीं किया था, बल्कि चंपत राय का चयन इस देश के सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके सारे सदस्यों का, ट्रस्ट के सदस्यों का चयन किया था और उसी में चंपत राय का भी चयन किया था। इसलिए सबसे ज्यादा जो सवाल है वो ट्रस्ट पर है। ट्रस्ट ही सबसे बड़ी भ्रष्ट है। इसलिए भ्रष्ट है कि जो रिपोर्ट आई है, आपके खुद संस्थान ने छापा है, इंडिया टुडे की मैगजीन ने छापा है, सिर्फ वो 27 मई से 40 दिन में 70 बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लूटने वाले चोर जो गांव में कहावत है कि चोर मौसेरे भाई होते हैं, वो अपने लोगों का बचाव कर रहे हैं। 40 दिन में 70 बार भगवान राम को लूटा गया, उनके मुकुट लूटे गए, उनके खड़ाऊ लूट लिए गए, सोने की ईंट लूट ली गई, सोने चांदी के बहुत सारे गहने और जेवरात लूट लिए गए। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं, जो झूठों के सरदार हैं, वो जो बात है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है कि सच बोलो। ये लोग तस्वीर लेके समय समाप्त हो गया। बहुत अच्छा, मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त अच्छा बोला आपने, तो कभी तो संतोष भी जाहिर कीजिए, इनको भी उतना ही समय मिलेगा। विष्णु जैन जी, इस विषय पर चढ़ावा चोरी, टॉपिक फिर से बता देते हैं अगर कोई भूल रहा है तो। चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है, इस पर बोलने का
आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। आप देखिए, मैं तो पेशे से वकील हूं और मैं अपनी बात एक लीगल फ्रेमवर्क में रखूंगा, बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी के, एक आइडियोलॉजी के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस सारी चीज में जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो है कि व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है। मैंने स्वयं राम मंदिर के केस में मैं रहा, जैसा कि आपने बताया था, और आज बहुत ज्यादा ग्लानि और दुख मुझे महसूस हो रहा है। और जो बात आप यहाँ पे हो रही है कि वहां पे चंदा चोरी हुई, उसको मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं ये बोल के कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, इन्होंने क्या कहा। गलती हमारे अंदर है और इसको हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलतियां आगे और होती रहेंगी और ऐसी डिबेट चलती रहेंगी। इसका मूल सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन पे मैं आना चाहता हूं, बिना कोई पार्टी लाइन के। आप इस बात को सोचिए, अगर आज वक्फ कोई गलत काम कर रहा है, आज मंदिरों में कोई गलत काम हो रहा है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसका मूल कारण है कि जो हमारी कानूनी सेटअप है, जो कानूनी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। आज जो मंदिर अधिग्रहण के जितने कानून हैं वो किस लिस्ट में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। उसके बाद भी आज कर्नाटका में 35,000 मंदिर सरकार के कंट्रोल में, जहां पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो संतों के कंट्रोल में है, हमारे हिंदू समाज के कंट्रोल में, वहां पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है। बहुत सारी ऐसी वक्फ की जगह हैं जहां पे वक्फ को अपार शक्तियां दी गई हैं, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, कोई जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कोई बात ही नहीं करता है। सोल्यूशन ये है कि आपको एक ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें और लेस ह्यूमन इंटरवेंशन हो, तब जाके ये चीजें खत्म होंगी। जबरदस्त, जबरदस्त। मुझे खुशी इस बात की है कि जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता आता है तो वो फिर दलीलों के साथ बात करता है, और ये शायद सबके लिए एक वो है। कुछ सवाल आप दोनों का इनसे, और एक एक सवाल मैं तीनों ऑडियंस से भी लूंगी। नहीं, आज तो अति संतुष्ट दिख रहे हैं ये तीनों जजेस। काका जी जो है वो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने अच्छा अटैक किया और फोकस्ड रहे। इन्होंने ध्यान उस पे नहीं, उस चोरी पे नहीं दिया जो दूसरा है, क्योंकि ये इनका राजनीतिक पक्ष है और उनको हक है। और विष्णु जी बोलते भी अच्छा है काका। और विष्णु जी जो हैं उन्होंने बेहतरीन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात की। मुझे लगता है कोई भी समाधान के बारे में बात ही नहीं बोले कर तो रहा। दोनों तरफ से ताली बजी, तो विष्णु मुझे लगता है जी- कि ये विष्णु सबसे जी बड़ा। ने- कोई सवाल अनिला आप जी- लोगों का हो जो पूछना चाहते हैं तीनों पक्ष से? अच्छा, तो मेरा सवाल है कि वक्फ बोर्ड एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर फंक्शन करता है, और राम मंदिर के लिए इनफैक्ट अभी कोई वैसा स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है हमारे पास। तो अगर राम मंदिर के चोरियों को क्वेश्चन किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वक्फ बोर्ड को तो ऑलरेडी एक लीगल एक्ट गवर्न करता है, तो उस पर और लीगली जांच होनी चाहिए। अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात राम मंदिर से करते हैं तो वहाँ तो लीगली और जांच होनी चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि जब एक गवर्निंग बॉडी है उसके लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? और इधर से कोई सवाल? नीले गमछे की तरफ से कोई प्रश्न नहीं है आज आप लोग सफेद गमछे वाले मुद्रा में आ गए हैं। सफेद वाले में से किसी का? आज मुझे लगता है कि बहुत ही संतोषजनक। हाँ, पूछिए। जैन साहब, आपने बहुत अच्छे से बात को रखा और देश भर के मंदिरों की बात की। तो जो देश के बड़े मंदिर है, मैं उनको स्टडी कर रहा था, वो सब के सब मोटे तौर पर सरकार के नियंत्रण में है। करेक्ट। केवल जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो नहीं है। तो क्या इस ट्रस्ट को भी इस तरह के अधीन होना चाहिए सरकार के नियंत्रण में? और आज की स्थिति में क्या इसे ट्रस्ट की बजाय एक परिवार का संगठन मान के देखते हैं? देखिए, मुझे आपने सर बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपको मैं नमन करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मैं आप सारे लोगों के सामने ये मुद्दा रखना चाहता हूं कि हमने ये देखा कि अगर मंदिर किसी प्राइवेट बॉडी के कंट्रोल में तो वहां पे भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अगर मंदिर सरकार के कंट्रोल में है तो वहां पे भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो क्या व्यवस्था बनाई जाए जो आदर्श व्यवस्था हो? आज ये जितनी राजनीतिक डिबेट्स हो रही हैं, ये डिबेट्स ही खत्म हो जाएंगी अगर आज हमारा एक स्ट्रक्चर एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता सारे मंदिरों का। उसके लिए क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से जो मैं सोल्यूशन समझ पाता हूं, इसमें सरकार का भी इंटरवेंशन होना चाहिए। इसमें जो प्राइवेट बॉडीज हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो वहां के पुजारी हैं, जो हेरिडिटरी तरह से वहां पे पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उनका भी इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंदिरों में पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे डोनेशन है। और एक बात मैं और रखना चाहता हूं, जो लड़ाई है पूरी, इस बात को जरा समझिए, जो पूरी लड़ाई है वो इस बात की है कि जब मंदिरों में पैसा आता है,
वहां पे लड़ाई होती है। जिन मंदिरों में पैसा नहीं आता उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। इसलिए ये सारी बात समझिए, ये मनी ओरिएंटेड है और मनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताइए कि जो मंदिरों में पैसा आ रहा है, कितने मंदिरों ने उन पैसों से, उस चंदे से गौशाला बनाई, कितने मंदिरों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, कितने मंदिरों ने एजुकेशन सेंटर्स बनाए, कितने मंदिरों ने लोगों को भोजन पानी सारी चीजों की व्यवस्था की, करी भी है और भी होनी चाहिए। तो एक ऐसा आज हम आज तक के इस प्रतिष्ठित चैनल पे हम लोग सारे लोग हैं, तो एक पॉजिटिव दिशा में इस पूरी चर्चा को ले जाएं कि हम सारे लोग अपने अपने सजेशंस दें। मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूं इस मामले को लेके, हम सारे लोग अपने सजेशंस दें और एक मॉडल स्ट्रक्चर, एक लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करके, एक जुडिशियल ड्राफ्टिंग करके पूरे देश के लिए ऐसे एक मॉडल स्ट्रक्चर खड़ा करें कि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो। सिर्फ और सिर्फ सरकार को मंदिर देना सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बॉडीज को मंदिर देना सोल्यूशन नहीं है। एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर लेके हमें चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा। और ये बहुत दुख की बात होती है कि अब देखिए बद्रीनाथ मंदिर में भी, वहां पर भी एफआईआर दर्ज हुई है चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर। सबरीमाला में हाई कोर्ट ने कहा 4 किलो सोना उड़ा लिया गया। और जानते हैं क्या करते हैं? मूर्ति को बाहर भेजते हैं उसकी सफाई के नाम पर और सोने की परत हटा लेते हैं और पतले परत के साथ लौटा देते हैं। इस हद तक की चोरी हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ आज ये मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ तो आप सालाना रेवेन्यू इनकम कर सकते हैं उससे। तो ऐसा है कि धर्म की आड़ पर उधर भी आड़ देकर उधर भी बचाने की कोशिश होती है, इधर की भी। और इस पर अगर जब तक खुले दिमाग से नई बात होगी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी, तब तक मामला फंसा रहेगा। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले एक सेकंड, उस बच्ची का जवाब नहीं मिला। देखिए, उसने सीधा वक्त पे आपसे बिटिया ने जो सवाल किया था, बहुत वाजिब सवाल किया था। उसके संज्ञान हेतु मैं बता देना चाहूंगा कि जो वक्फ बोर्ड होती है उसका सरकार में, केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेहतर बात है और साथ ही से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मंदिरों से जो चढ़ावा आ रहा है, अगर उनसे जन सरोकार के कार्य किए जाएं, अगर अच्छा हॉस्पिटल बन सके और धर्मार्थ कार्य के लिए अच्छे विद्यालय बन सके, वहां से अच्छे लोगों का और अच्छे प्रतिभाओं का हमारी बहनें और बेटियां निकलें, कहीं ऐसी ना व्यवस्था बने कि 15 के 15 बच्चे धू करके जल के मर जाएं और मुख्यमंत्री से संवेदना का एक शब्द भी ना निकले। तो इस तरह के मुख्यमंत्री और इस तरह के नेता भी नहीं होने चाहिए कि हमारे बच्चे किसी कोचिंग में जल के मर जाते हैं और जब जल के खाक हो जाते हैं, वो कोई बच्चा हो सकता है, चाहे वो नीले गमछा वाला हो सकता है, चाहे वो लाल गमछा वाला हो सकता है, लेकिन वो जलेगा, जल के जब खाक हो जाएगा और जब उनके घर का कोई अभिभावक जाएगा पूछेगा कि बच्चा कैसे जल गया, तो हमारा ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए जो संवेदित होने के बजाय कि ये कहे कि अरे तुम भाषण मत दो। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग संत कहते हैं अपने आप को, और ऐसे लोग चोला ओढ़ लेते हैं। तो चोला ओढ़ने वालों से और राम रहीम और आसाराम की तरह साधु बनने वालों से भी देश के लोगों को, हमारे माताओं बहनों को और युवाओं को खास करके सचेत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तालियों के साथ मिडिल ऑर्डर ने अपनी अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी की है। चलिए, आपका इस विषय पर बोलने का फिर से टॉपिक याद दिला रहे हैं। चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है। इस मुद्दे पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। हंगामा है क्यों बरपा, डाका तो नहीं डाला, चोरी ही तो की है। हमें मालूम था कि जब से ये चंदा चोरी का मामला आया है तो मुसलमान और मुसलमानों का नाम, वक्फ, ये सब चीजें आएंगी। और मैं बड़ा हैरान था जब आरएसएस के लोग, यहाँ तक कि भागवत जी कह रहे थे कि पाकिस्तान से हमें बात करनी चाहिए। अब पता चला क्यों करना चाहते थे, ताकि ये सारा का सारा भांडा पाकिस्तान के सिर पे या किसी मुसलमान के सिर पे फोड़ते, काम हो जाता। अभी यहाँ बात हो रही थी मंदिरों के चोरी की, अंजना जी भी कहा और हमारे प्रिय मित्र ने भी कहा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मठ। 40 साल से यासीन अंसारी उसके जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहां कभी कोई चोरी नहीं हुई। ये हमारा पक्ष है। मुझे मालूम था कि मुसलमान आएंगे और मैं मुसलमान हूं, इस वजह से मुझे बहुत संभल के, बहुत सहज तरीके से बोलना पड़ेगा, कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि जिसको नेशनल इशू बना लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस मुद्दे से तमाम नौजवानों को भटकाना चाहती है। अभी यहां अंजना जी आपके पास उतर के गई और उन्होंने पूछा कि आप सवाल करो, आप सवाल करो, आप सवाल करो, लेकिन मैं दंग रह गया कि किसी नौजवान ने हाथ नहीं उठाया सवाल करने के लिए। क्या हाथ उठाएंगे जब वो देख रहे हैं कि उनकी आस्था लुट चुकी है, उनको बर्बाद किया जा चुका है, उनको धर्म के नाम पे लूटा गया है और तो और उनका चंदा लूट लिया गया, तो वो क्या सवाल करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि टाइम खत्म हो रहा है कि वक्फ एक्ट को इसमें शामिल किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड किसी मुसलमान वक्फ बोर्ड पे चुन के नहीं बेचते। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष और चेयरमैन होते हैं वो वहां की मौजूदा सरकार बनाती है, तो इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद नहीं होती। अब बाकी बात समय समाप्त हुआ, आपको रिबटल टाइम भी मिलेगा।
अब आपका इस विषय पर बोलने का फैज खान साहब, शुरू हो रहा है समय 90 सेकंड का अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है जी, बेशक फर्क करता है। आप देख सकती हैं अंजना जी, विपक्ष के जितने प्रवक्ता है केवल मंदिर के संबंध में चोरी की बात की, वक्फ की चोरी की बात नहीं की, जबकि 58,000 वक्फ प्रॉपर्टियों पर अवैध कब्जा है और 2 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, ईडन गार्डन हो और दिल्ली का संसद भवन हो, उस पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। यह तो अच्छी बात है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया, नहीं तो आज संसद भवन और ईडन गार्डन सब कुछ पर दावा ठोककर ले चुके होते। तो आप बात कीजिए विषय पर। अंजना जी, थोड़ा सा इस बात को विस्तारित करना चाहूंगा। ये वक्फ चोरी पर बात नहीं करते, ये बात इस पर भी नहीं करते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वोट चोरी हुई थी, 1955 पे भारत रत्न की भी चोरी हो गई थी और सेना की अस्मिता और सम्मान की भी चोरी हुई थी जब उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। और सुनिए, शाहबानों के हक की भी चोरी हुई थी और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है टोटी की भी चोरी हुई थी, लेकिन आपने उस पर कुछ नहीं कहा, केवल मंदिर के चढ़ावा चोरी की आप बात कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहूंगा, जिन लोगों ने मंदिरों पर चोरी की है उनको सजा मिलेगी, भगवान राम भी सजा देंगे, कानून भी सजा देगा, लेकिन एक तरफा जब आप बात करते हैं तो याद रखिए, अब कांग्रेस की बैठक में एक बहुत अच्छी चौपाई पड़ी गई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। ये राम जी की लीला है, जो राम भक्त नहीं थे वो भी अब राम भक्त हो चुके हैं। समय समाप्त हुआ आप दोनों का। कोई प्रश्न जो आप लोग करना चाहते हैं इन दोनों से? सज्जन कुमार जी, फैज खान साहब, ये सरदार वल्लभ तो दिसंबर 1950 में गुजर गए थे, तो 55 में वोट चोरी का शायद भारत रत्न चोरी का 1955 में नेहरू जी के लिए, नेहरू जी द्वारा नेहरू जी को भारत रत्न सर मेरे से प्रश्न है, 1955 में मैंने भारत रत्न चोरी की बात कही, तो फैक्ट चेक अंजना जी करवा लें कि नेहरू जी के लिए नेहरू जी द्वारा नेहरू जी को खुद भारत रत्न 1955 में दिया गया कि नहीं दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में वोट चोरी की बात है तो हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए जब वोटिंग हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिक वोट मिले थे, नेहरू जी को अपेक्षाकृत कम वोट मिले थे। फिर भी गांधी जी की एक छोटी सी पर्ची के कारण माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बन गए। मैं अपने कोई सवाल इनसे पूछे ताऊ? नहीं, आपने जो कहा कि मुसलमानों को इसमें लाया जाएगा और बहुत सतर्क होकर बोल रहे हैं, और आपने एक यासीन जी का उदाहरण भी दिया, वो सब ठीक है, पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो ईमानदार और बेईमान सभी होते हैं। नहीं, मैं वक्फ बोर्ड के बारे में एक बात कहना चाहता था, और मैं आपकी टीम का भी और आदरणीय योगी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो वक्फ बोर्ड ले आए इस मामले में, और मैं बहुत बहुत आभार यहां पे व्यक्त करता हूं, क्योंकि वक्फ ये बात क्लियर हो गई कि जो अपने राम को, अपने भगवान को, अपने मंदिर को, अपनी आस्था को नहीं संभाल पाए, वो मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को, मुसलमानों की आस्था को, मुसलमानों की मिल्कियात को कैसे संभालेंगे? जो वक्फ के अंदर था कि हिंदू आ सकता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। जी बताइए। वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग से आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है? नहीं, चूंकि वक्फ बोर्ड मुसलमान नहीं बनाता, वक्फ बोर्ड ये सरकारें बनाती हैं, वही तो है, स्टेट गवर्नमेंट या वो यही बात है, यही किसी इशू चोर है, को बिठा दिया तो हम क्या करेंगे? हमारे हाथ में दीजिए ना, या तो मुसलमानों को ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, मुसलमान चुन के भेजें वक्फ बोर्ड में, तो फिर मुसलमान जवाब दे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह पर जाइए। बहुत अच्छा बोला आप दोनों ने, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जो टीम है ईशान त्यागी जी की वो कन्विंस कर पाती है। अब सेकंड राउंड में चलते हैं, 1-1 मिनट का रिबटल टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। आइए जल्दी से आरपी सिंह साहब और ईशान त्यागी जी, और पहले से सोच लीजिए ताकि कुछ बात छूटे नहीं, जो बोलना है 60 सेकंड के अंदर बोलना है। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है। अब जो कसर पिछली बार रह गई हो इस बार निकाल लीजिए। 60 सेकंड का आपको वक्त मिलेगा, और त्यागी जी अगर आप चाहें आप शुरू कर सकते हैं। आज 60 सेकंड का इस पर रिबटल राउंड में आपका समय शुरू होता है। आप नहीं, मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं बात तो नहीं होगा। नहीं, मैं सब, मेरा धर्म सिखाता है कि मैं आदर सम्मान करूं। मैं चाहता हूं आरपी सिंह साहब पहले। ठीक है, आरपी सिंह साहब बोलिए। आप ही शुरू करें सर, शुरू आप ही। वाह, ये सम्मान देखकर तो मेरी आंखें नम हो गई। अब शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। फिर से टाइमर लगा दीजिए, नेक्स्ट को मौका मिलना चाहिए। फिर से टाइमर लगा दीजिए।
60 सेकंड का समय त्यागी जी आपका शुरू होता है। देखिए अभी यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो कि आरएसएस की एक बॉडी है उसके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि, और विश्व हिंदू परिषद के भी यहाँ पे जो नुमाइंदे वो बोल रहे थे कि इंटरवेंशन होना चाहिए सरकार का। मैं ये कहता हूँ जो ट्रस्ट बनाया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी 200 कैमरा लेके शिलान्यास करने गए, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने गए, प्राण प्रतिष्ठा करने गए, ध्वजारोहण करने गए, सब कुछ करने गए और पूरा वहां पे ढोंग करने का काम किया। और उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो ये निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे चुप नहीं रह सकते, उनकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अभी ये बोल रहे थे कि लड़ाई किस बात की, लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि राम भक्तों का जो उन्होंने आस्था से चंदा दिया था उसकी बंदरबाट किस तरीके से हो सके, कैसे किसकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। और ये शबरीमाला पे एक बात अभी बोल रहे थे यहाँ पे एक हमारे प्रवक्ता, शबरीमाला पे मैं क्योंकि व्हाट्सएप पढ़ के नहीं आता हूं, इंडिया टुडे के आर्टिकल पढ़ के आता हूं। शबरीमाला पे एक आर्टिकल है, कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले उस पर सवाल उठाने का काम किया और उस हमारे दबाव के बाद ही एसआईटी की जो जांच है वो हाईकोर्ट ने वहां पर बैठाई शबरीमाला में। समय समाप्त हुआ। चलिए अब रिबट रहा। अच्छा ये विष्णु जैन जी की तरफ से मैं भी बोल दूं, आपने गलत उनको कोट किया है। वो वीएचपी से जुड़े हुए नहीं है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मामला। चलिए आपका शुरू करते हैं सिंह साहब, आपका 7 सेकंड का समय रिबट दो राउंड में बातों पे शुरू मुझे होता है। आपत्ति, अब कोई बात नहीं, समय की सीमा की इशू नहीं है। दो विषयों पर मुझे आपत्ति। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ढोंग रहते हैं। प्रधानमंत्री जी आज भी इंडोनेशिया के अंदर, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मंदिर, दूसरे नंबर की जो का सबसे बड़ा मंदिर, आज भी वहां पे गए हैं। प्राचीन मंदिर है और कोई 5000 साल पुराना मंदिर माना जाता है, परंतु जो डेटाबेस कहता है 1000 साल पुराना कहता है, परंतु आज भी गए हैं। इसका मतलब वो ढोंग कर रहे हैं। असल में इन्होंने तो कभी मंदिर जाने की सोच ही नहीं। ये तो सब चुनाव के दौरान में मंदिर की बात करते हैं और एक जनेऊ पहन लेते हैं, वो एक ऊपर से एक जनेऊ भी दिखाते हैं कि मेरा जनेऊ है। हालांकि जनेऊ कभी ऊपर से पहना नहीं जाता। कभी इसने देखा किसी ने ऊपर से जनेऊ पहना? जनेऊ हमेशा शरीर के साथ जुड़ना चाहिए, कपड़ों के साथ नहीं। परंतु फिर भी अभी इन्होंने कहा कि मंदिर की बात करते हैं, सब करते हैं। इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला जब मैंने कहा कि वहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में जिस प्रकार से घोटाला रहा, एक शब्द नहीं निकाला इनके मुंह से। कभी इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला। मैं अभी इसलिए इन्होंने इंडिया टुडे का रेफर किया, मैं ये अखबार की कटिंग लेकर आया हूँ, हालांकि दूसरे चैनल की, अपने नाम नहीं ले रहा। ये अखबार की कटिंग है जिसमें सबसे बड़ी जो दरगाह है अजमेर शरीफ है, वहां पे घोटाला हुआ। नियम सबके लिए बराबर है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आइए विष्णु जैन जी और मनोज काका जी जल्दी से आइए। विष्णु जैन जी रिबटल राउंड में, और जो छात्र का भी सवाल है जजेस का रहा है, या आपको अपने ओपोनेंट का कोई जवाब देना है, उसके लिए आपको 7 सेकंड का समय मिल रहा है और आपका समय शुरू होता है। आप पहले बोलना चाहते हैं? आप ठीक, विष्णु जी। देखिए अंजना जी, मैं जितने यहाँ पे मेरे आज युवा साथी आए हैं, आप सारे लोग हैं, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही भावुक अपील करना चाहता हूँ कि इस समय हम सारे लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो टेम्पल मैनेजमेंट हो। आज हम लोग ज्ञान व्यापी का केस लड़ रहे हैं, भोजशाला का केस लड़ रहे हैं, अलग अलग जगह कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, पर आप मुझे बताइए, आज मुझे भगत सिंह की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे गोरे साहब चले जाएंगे और काले साहब आ जाएंगे, तब क्या होगा। आज मैं आज तक के इस मंच पे कहना चाहता हूं, आज उसी कश्मकश से मेरा दिल और मेरा मन गुजर रहा है कि आज हम लोग मंदिर मुक्ति की बात तो कर रहे हैं, आज हम लोग हर एक चीज की बात कर रहे हैं, पर जब मंदिर मुक्त हो जाएगा, राम मंदिर की ये सबक हम लोग को सिखाता है कि जब मंदिर मुक्त हो जाए उसके बाद जितनी फोर्स से मंदिर मुक्ति की लड़ाई लड़ी गई थी, उतनी ही फोर्स से मंदिर के मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने के लिए हम सारे लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं तो मंदिर मुक्ति करने का कोई फायदा नहीं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। चलिए मनोज काका जी, इस विषय पर आपका बोलने का समय शुरू होता है। समय टाइमर कुछ तो मतलब आप लोग नियम मानिएगा। 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, एक तो यह है कि जिस साथी ने कहा कि बहुत सारी चीजें चोरी हुई है, उस साथी को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो अधिकार होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व को होता है। और आज मुसलमानों का, मैं नाम लेके कह रहा हूं, अल्पसंख्यकों का, जिस वर्ग से आप आते हैं, जो कीर्तन गा रहे थे, सबसे बड़ा उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी चोरी हुआ है। बीजेपी के 240 सांसदों में से एक भी सांसद अब मुसलमान नहीं है। कब पूछिए कि कब क्या वो देश के नागरिक हैं कि नहीं है। और जब बीजेपी ये बात करती है कि हम सबके विकास के बात करते हैं, तो उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती है। और दूसरी जो बात है, धर्म की बात है,
साथी ने, अधिवक्ता साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि सबका प्रबंधन हो। जो वक्फ की बात आपने करा उस पर भी कह दे। इन बच्चों को सबको बताइए कि वक्फ बोर्ड का जो गठन होता है वो कोई राजनीतिक दल नहीं करता, सरकार करती है। और आज सरकार में नरेंद्र मोदी हैं और योगी हैं। अगर वक्फ बोर्ड कहीं कोई बेईमानी करे तो एसआईटी गठित कर दे। और हम तो करें और बढ़ के करें, किसी जज के निगरानी में कर दे, सिटिंग जज के, तब देखा जा। तो करना है नहीं, धार्मिक धांधलीबाजी करनी है। और समय समाप्त हुआ। धांधलीबाजी का इस देश में बीजेपी काउंटर का करना है। धुरंधर है। अगर कोई पॉइंट है तो काउंटर कर लीजिए, उनको भी मौका दूंगा। वैसे मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता था, पर यहाँ पे बात आ गई तो मैं मनोज जी को बताना चाहता हूँ। कृपया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का सेक्शन 3C उठा के देख लें, जिसमें यह था कि अगर वक्फ ने किसी सरकारी संपत्ति को कब्जा किया है, एकमात्र ऐसा सेक्शन था अंजना जी जो रेट्रोस्पेक्टिव था कि अगर वक्फ ने किसी सरकारी संपत्ति को कब्जा किया है तो उसको वापस लिया जाए। पर सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि नहीं साहब ये गलत है और उस पर अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी भी लंबित है, अभी भी डिसीजन नहीं चीज मैं आरोप प्रत्यारोप में पढ़ना नहीं चाहता था, पर मैं सिर्फ आपके सामने सेक्शन 3C, सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे उठा के देख लें आप जिस सेक्शन 3C में क्या लिखा हुआ। तो क्या आप बात ये कह, आप एक विधिवेत्ता होकर के ये कह रहे हैं कि अब देश में सुप्रीम कोर्ट का कोई मायने नहीं है? सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, तो वो जो निर्णय आएगा सबको कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट का मान्य था, ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के घर में हो गया। राम मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं सेक्शन 3 से गलत तो है, आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कहीं गलत है। कहीं किसी, और आज आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे हम एसआईटी बैठा लेंगे। अरे एसआईटी बैठानी है, आपने कहा अगर एसआईटी बैठानी है तो वक्फ ने जो सरकारी संपत्तियों पे कब्जा किया है एसआईटी बैठाइए। ये आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप कभी नहीं जाएंगे। आप ये अपील तालियों के साथ गवर्नमेंट से करेंगे ना, आप कि हम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मनोज जी से सवाल हाँ हाँ प्लीज विशु जी आ जाइए, सवाल हो। मनोज जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिम्मेदार होता है। बहुत अच्छा सवाल है जी। ये सारा चोरी का मामला आया अयोध्या में। जी। अयोध्या नरेश की जो ट्रॉफी लेकर आपके नेता अखिलेश जी बैठे रहते हैं संसद में, क्या वो सांसद साहब ने कभी देखा कि भाई ये चोरी हो रही है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? मैं आपसे क्यों जानना चाहता हूँ। सर बहुत वाजिब सवाल है और हम लोग कम से कम सवालों का स्वागत करते हैं। लगातार हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के वहां के नेता हैं पवन पांडे जी, पूर्व विधायक रहे, लगातार सवाल उठाया। लेकिन ये सरकार, ये वो सरकार है कि जिम्मेदारी आप मानते सांसद साहब को देखना चाहिए? नहीं, सांसद की जिम्मेदारी निगरानी की जरूर है एक प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन उस मंदिर का वित्तीय देखरेख और प्रबंधन पूरी तरह से ट्रस्ट के हाथ में था, इसलिए ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। और उनका एक सांसद के तौर पर जो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, वही रामपथ पे 25 से 27 करोड़ की लाइटें लगी और रात भर में टूट के गिर गई, तो उनका अधिकार था, उन्होंने सवाल उठाया। सरकार ने कोई काम नहीं करा। तो जो सरकार पूरी तरह से ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार की जो गंगा बहा रही हो, वो किसी विपक्ष के प्रतिनिधि का कोई सवाल पूछ रही, हाँ मुकदमे कर सकती है। हमारे जैसे कार्यकर्ता पर एक दिन सवाल करने में, सर मैं आपको एफआईआर की कॉपी दे दूंगा, चंदौली में एक दिन में 9 एफआईआर हुए हमारे जैसे व्यक्ति पे सवाल पूछने के लिए। तो ये है आज का, जहां असहमतियों की कोई कदर ही ना हो सरकार में, उस सरकार से विपक्ष सवाल क्या करेगा? ये सरकार पूरी तरह, हाँ विपक्ष से सांसद विधायक खरीदने की तैयारी वाली सरकार है। बच्चे आपके गिर जाए, पेपर लीक हो, शिक्षा मंत्री को पता नहीं है, हमारे सैनिक शहीद हो गए, देश के रक्षा मंत्री बेचारे 1 साल बाद बताए, हम अपने शहादत तक को भूल जा रहे हैं। कुंभ में लोग मर गए, मुख्यमंत्री ने बताया बस 29 मरे, और मुआवजा कितने लोगों को पहुंचा है? बहुत सारे संस्थानों की रिपोर्ट है, आपके भी संस्थान की, इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट है, पूरे देश में मुआवजा 105 लोगों को पहुंचाया गया, वो संत बनते हैं। तो इस तरह जब लोग दोहरे चरित्र के होंगे तो सवालों के सर कोई मायने नहीं रहते। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मसूद फयाज हाशमी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। वैस खान जी ताली बजा रहे हैं बच्चे। हाँ तो चालू करिए सब फिर। 60 सेकेंड आप या आप। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल मेरे विपक्षी प्रवक्ता, मैं मुस्लिम हूं और भगवान राम का कीर्तन करता हूं, इससे आपको आपत्ति क्या है? नहीं, खान की परंपरा के मुसलमान से आपको आपत्ति है, क्योंकि जब आपने मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पैदा किया, और संघ और आरएसएस की विचारधारा ने जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान को पैदा किया।
इसलिए हम इस विचारधारा का समर्थन करते हैं और बार बार आप मोदी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी के साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको यह नहीं पता है कि यहाँ पर बाल रूप की भी प्रतिमा पूजा होती है, गुरु रूप की भी होती है, पिता रूप की भी होती है, पुत्र रूप की भी होती है। इसलिए गाया जाता है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो बाल रूप की भी यहाँ पर। चलिए समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। अब आपका हाशमी साहब समय 60 सेकंड का रिबटल का शुरू होता है। देखिए, मैं सबसे पहले आरपी सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने याद दिलाया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में हैं, जहां वो कल 1000 साल पुराने मंदिर में गए। इंडोनेशिया के बारे में आप जानते हैं कि वो मुस्लिम कंट्री है और उन्होंने उस मंदिर को अभी तक बचा के और सजा के रखा हुआ है। तो जो लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ लोगों ने मंदिर तोड़े, वो गलत साबित होगा। मैं धन्यवाद आपका प्रकट करता हूँ। उसके अलावा मैं अब यहाँ पर टॉपिक के ऊपर रहा। मैंने यहाँ पर आकर राजनाथ सिंह के सिंदूर झूठ की बात नहीं की, मैंने नितिन गडकरी के दुबई उनपोर्ट की बात नहीं की, मैंने योगी के सड़कों पे नमाज पढ़ने और जुलूस ना निकलने की बात नहीं की। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं मुद्दे के ऊपर, और मुद्दे की बात यह है कि अयोध्या निवासी संतोष दुबे, अभी मैं उनका इंटरव्यू सुनना था, उन्होंने बताया कि चंपत राय के कहने पर अयोध्या के सारे मंदिर और मठों को ओयो बना दिया गया है। ये संतोष दुबे का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारे तमाम दर्शक जो घर पर बैठे हैं या स्टूडियो में बैठे हैं अपना वोट डाल सकते हैं, जो हमारे दर्शक घर पर मौजूद हैं, आप भी स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करके अपनी राय, अपना वोट डाल सकते हैं। और जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है, चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है, इस मुद्दे पर अगर आप मानते हैं कि हाँ फर्क करता है, अगर आप टीम आरपी सिंह, विष्णु जैन और मोहम्मद फैज खान साहब के साथ हैं तो आप हाँ पर वोट डालेंगे। अगर आप मानते हैं नहीं तो आप ईशान त्यागी जी, मनोज काका जी और मसूद फयाज हाशमी साहब के लिए नहीं पर वोट डालेंगे। और कह नहीं सकते का तो रास्ता खुला हुआ है ही। और अब इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है, 60 सेकंड का आपको समय मिलेगा और वोटिंग लाइन शुरू हो रही है। अब सोच समझकर वोट डालिएगा। अगर आप टीम आरपी सिंह, मोहम्मद फैज खान साहब, विष्णु जैन जी के लिए वोट डालना चाहते हैं तो आप हाँ पर, और वहीं 33 फिलहाल आ रहा है, 13% हो गया है नहीं पर, जो कि टीम त्यागी जी के लिए है, मनोज काका जी के लिए है और हाशमी साहब के लिए है। तो 71%, 72% ये मानते हैं हाँ, 12%, 14% हो गया नहीं पर, 16% कह नहीं सकते वाले हैं। और आज अच्छी खासी तादाद में सफेद गमछे वाले दिख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गमछा भी और वोट भी अलाइन होता हुआ दिख रहा है। 68% हो गया, 68%। आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। 12% कह रहे हैं नहीं, 20%, यानी नहीं कहने वालों से ज्यादा है कह नहीं सकते, मतलब वो इस पर न्यूट्रल रहना चाहते हैं। इस पर 23% बढ़ रहा है नंबर, 23% लोग कह रहे हैं कि वो इस पर, 24% कह रहे हैं वो कहना नहीं चाहते हैं, इस पर कह नहीं सकते। उनको समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष फर्क करता है नहीं करता है इस मुद्दे पर, वो इस पर नहीं अपनी राय रखना चाहते हैं। वहीं हाँ कहने वाले 65%, 64%, आखिरी के 3, 2, 1। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। टीम आरपी सिंह और विष्णु जैन जी की और मोहम्मद फैज खान साहब की जीत गई है। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। तो फिलहाल ये टीम जीत गई है। अब वो घड़ी है जब बहस बाजीगर में तीनों जजेस ये तय करेंगे और हमें बताएंगे कि आप इन 6 में से किसको बना रहे हैं आज का बहस बाजीगर। देखिए, बिल्ले को दूध की रक्षा के लिए अपॉइंट नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। पर इसी देश में हम देखते हैं कि कुछ हजार कमाने वाले 4 लोग हजारों करोड़ एक वैन में लेकर जगह जगह एटीएम में भरते हैं और एक एक पाई का हिसाब होता है। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ज्वेलर्स के यहाँ सामने करोड़ों की ज्वेलरी रखी होती है और कोई 10, 20, 15 हजार रुपए वाला आदमी वहां नियुक्त होता है, वो उसकी रक्षा करता है क्योंकि व्यवस्था बनी हुई है। हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड बने हैं, टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड बने हैं, राम मंदिर के लिए तो भी ट्रस्ट ही बना है। ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था अगर नहीं होगी, सिर्फ बोर्ड होगा, तो जब आदमी बोर्ड होता है तो कुछ ना कुछ अपने मनोरंजन के लिए करता ही है। आज बजाइए ताऊ के लिए जोर से ताली। आज बहुत अच्छी बात बोले ताऊ। हाँ, क्योंकि हम समस्या तो समझते हैं, समाधान के बारे में बहुत कम विचार करते हैं, समस्या के बारे में बहुत जोर जोर से नारे लगवाते हैं। आज जो है सिर्फ इसी के लिए श्री विष्णु जैन जी बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि सभी को सबका समर्थन होगा इस फैसले पर, क्योंकि विष्णु जी ने आज उस पर हल निकालने की कोशिश की है। और जो चिंता है मंदिरों में भी चढ़ावा चोरी की, उससे वो भागे नहीं।
उन्होंने कहा कि मंदिर चोरी में चढ़ावा चोरी हो, बोर्ड कुछ ऐसा करता है, घपलेबाजी या चोरी, दोनों पर सख्ती के साथ काम करने की जरूरत है। वो समाधान के लिए पहले जरूरी है ना, समाधान के लिए पहले जरूरी कि आप मान तो लें कि गलती हुई। मेरे लिए ऐसा अचंभा आज तक नहीं हुआ है कि कोई मेरे डिबेट में आकर समाधान बताया। तो ये कितनी बड़ी बात है, इसीलिए हम तीनों लोगों ने माना कि समस्या पर चर्चा। बहुत बहुत बधाई आपको विष्णु जैन जी, बहुत बहुत बधाई। तो आज के बहस बाजीगर हैं विष्णु जैन जी। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।